जय हिंद स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल तगड़े क्लासेस पर। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे उन इंपॉर्टेंट टर्म्स की जो कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस के न्यूमेरिकल करते समय आपकी बहुत हेल्प करेगी। तो उन न्यूमेरिकल्स को जब आप करेंगे तो उसकी अंडरस्टैंडिंग बेटर हो सके, उसके लिए हम इन टर्म्स को बहुत बेहतरीन तरीके से समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। देखिए स्टूडेंट्स, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है, आपको समझ में आनी चाहिए, उसी को हम समझने जा रहे हैं। सबसे पहली डेफिनेशन जो हम लोग डिस्कस करेंगे आज वो है रेजिस्टेंस। कैपिटल आर से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, इसकी यूनिट होती है ओम। ऐसे दिखाया था ओम, या OHM भी दिखा सकता है। होता क्या है रेजिस्टेंस? देखो, रेजिस्टेंस एक तरह की रुकावट है जो इलेक्ट्रॉन या आयन को उसके टारगेट से पहुंचने के लिए पैदा की जाती है। मैं उदाहरण देकर समझाता हूं। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक फुटबॉल है, मैं एक एटम हूं, मेरे पास एक फुटबॉल है। फुटबॉल मान लीजिए इलेक्ट्रॉन है और मेरे सामने बच्चे खड़े हुए क्या एटम है और उनके हाथ क्या खाली है। तो ये फुटबॉल मैं यहां से अगले के पास दूंगा, वो अपने से अगले के पास देगा, वो अपने से अगले के पास देगा। ठीक है। अब मेटेलिक कंडक्टर की बात करूं तो उसमें वाइब्रेटिंग कर्नेल्स होते हैं। तो जो मेरे सामने बच्चा है जिसके हाथ में मुझे बॉल देनी, उसके हाथ ऐसे हिल रहे हैं, तो मेरे लिए उसके हाथ में बॉल देना क्या है, मुश्किल है। तो ये जो मुश्किल है, जो रुकावट है ना, यही रेजिस्टेंस है। ठीक है, ये जो रुकावटें हैं यही रेजिस्टेंस है। ऐसे इलेक्ट्रिक कंडक्टर की टर्म में बात करूं, मान लो मैं आयन हूं और ये एयर ना होके ये पानी है। पानी में जब मैं मूव करूंगा, मुझे सामने की दीवार तक जाना है, तो पानी में मूव करूंगा, मेरी स्पीड स्लो रहेगी क्योंकि पानी की विस्कोसिटी एयर के मुकाबले क्या है, ज्यादा है। तो मेरे को फ्लो करने में दिक्कत आएगी। एयर में थोड़ा जल्दी फ्लो कर लूंगा। ठीक है। और मान लो मेरे आसपास कुछ दूसरे बच्चे भी हैं, दूसरे लोग भी मुझे पकड़ रहे हैं, तो वो भी, ये सब भी क्या है, रेजिस्टेंस। जो मुझे मेरे टारगेट तक पहुंचने से रोक रहा है, वो सब कुछ क्या है, रेजिस्टेंस है। ठीक है। तो क्या डेफिनेशन बनती है? अगर इलेक्ट्रॉन लिखता हूं तो मेटलिक कंडक्टर की टर्म में बात कर रहा हूं, और आयन लिख रहा हूं तो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर की टर्म में बात कर रहा हूं। ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन अगर लिख रहा हूं तो मतलब मैं किस टर्म में बात कर रहा हूं, मेटलिक कंडक्टर की टर्म में। और आयन लिख रहा हूं तो बात चल रही है इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर की टर्म में। ठीक। अच्छा जी, ठीक है। दूसरा हमारे पास दूसरी डेफिनेशन है कंडक्टेंस। अब एक कंडक्टेंस क्या होती है? कंडक्टेंस मतलब क्या है? अब मान लो मैं फुटबॉल लेके जा रहा हूं, बड़ी आराम से मैंने फुटबॉल यहां से इसको दी, उसने उसको दी, उसने उसको दी, बड़ी आराम से चली गई। ये सहजता ही क्या है, कंडक्टेंस है। या मान लो जो मैं खुद आयन हूं, मैं मूव कर रहा हूं, मुझे किसी ने खास पकड़ नहीं रखा है, हल्का फुल्का इंटरेक्शन में ऐसे क्या टूट गया, मैं आराम से आगे बढ़ पा रहा हूं, ना मीडियम का कुछ खास फर्क पड़ रहा है मुझ पर, ना कोई इस तरह का इंटरनिक अट्रैक्शन है। तो मैं कहूंगा बड़ी सहजता से मैं अपने टारगेट तक, अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड तक पहुंच गया। तो इस सहजता ही क्या है, कंडक्टेंस। मतलब अगर रुकावट बढ़ी तो कंडक्टेंस कम हो जाएगी, मतलब रेजिस्टेंस बढ़ा तो कंडक्टेंस कम। ठीक है। तो क्या डेफिनेशन बनी? ठीक है। और इसमें वो ये इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं तो किस टर्म में बात कर रहा हूं, मेटलिक कंडक्टर की। आयन की बात कर रहा हूं तो किस टर्म में डिफाइन कर रहा हूं इसको मैं, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर की टर्म में। ठीक है जी। और कई बार देखो बोलिए थे हम लोग की रेजिस्टेंस इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टेंस, और ये क्या होता है, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। तो वास्तव में देखा जाए डेफिनेशन तो सही है, पर समझ में कुछ नहीं आया, ना रेजिस्टेंस का पता चला ना कंडक्टेंस का पता चला। बिल्कुल इस तरह से है कि मेल फीमेल में क्या डिफरेंस है। बोले व्हाट इज मेल? मेल क्या है, जो फीमेल नहीं है वो मेल है। ठीक है जी। तो फीमेल क्या है, जो मेल नहीं है वो फीमेल है। तो वास्तव में बात तो दोनों सही है, लेकिन डेफिनेशन ना मेल की पता चली ना फीमेल की पता चली। तो इसलिए हमें पहले पता भी होना चाहिए, फिर भी आना चाहिए कि हाँ उसका मतलब क्या है। ठीक है। अब चलते हैं आगे। एक टर्म होती है रेजिस्टिविटी। इसे
स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोला जाता है। रॉ से इसको डिनोट किया जाता है। क्या होती है ये? देखो पहले रेजिस्टेंस की बात करता हूं मैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस को समझते पहले कि रेजिस्टेंस जो है वो ये कहता है कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? लेंथ की, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की। मतलब एक तरह से आर जो है वो लेंथ के डायरेक्टली और एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और जब इस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं ना तो R इज इक्वल टू रो L बाय ए। ये जो L आया, ये जो रो आया, ये रो क्या आपका रेजिस्टिविटी है। ठीक है जी। अब इस बात को ना फील लेके देखते हैं। देखो मैं हूं एक एटम, पहले मेटलिक कंडक्टिव टर्म में बता रहा हूं, अभी डिफाइन किया तो दोबारा बता रहा हूं इसी चीज को। ठीक है, मैं हूं एक एटम, मेरे पास है फुटबॉल। अब फुटबॉल को मुझे यहां से वहां पहुंचाना है, और सामने जो मेरे पास बच्चा, समझना अब क्या है, मेरे सामने एक बच्चा, उसके सामने एक बच्चा, सिर्फ एक खड़े हुए हम लोग सारे के सारे। अब वो अपने हाथ को ऐसे से हिला रहा है और मुझे उसी में इस फुटबॉल को डालना है, तो मेरे लिए क्या थोड़ा मुश्किल है। ये मैंने डाल दिया, इसको भी आगे ऐसे करना है, उसका भी हाथ ऐसे वाइब्रेटिंग करना है, ऐसे से हिल रहा है उसका, तो उसको उसमें डालना है। तो यहां से वहां तक जब फुटबॉल पहुंचेगी तो उसमें काफी रुकावट है। जो हाथ ऐसे ऐसे हो रहा है वाइब्रेटिंग होल, ये जिसमें मुझे फुटबॉल को डालना है, यही क्या आपका, यही रुकावट है, यही रेजिस्टेंस है वाइब्रेटिंग करने। अब समझना तो क्या हुआ, तो अब मान लो मुझे यहां से बहुत दूर तक लेके जाना पड़ता, जितना दूर लेके जाना पड़ता उतना ही रुकावटें क्या होती, इस तरह की बढ़ती चली जाती। ठीक है, अब मतलब लेंथ इतनी कर दो जितनी यहां से आपके सामने जो हमारी दीवार है वहां तक है। लेकिन अब क्या है, मेरे इस तरफ भी कोई बच्चा खड़ा हुआ है, इस तरफ भी बच्चा खड़ा हुआ है, ऊपर भी कुछ बच्चे हैं, नीचे भी कुछ बच्चे, हर तरफ बच्चे बच्चे हैं, और सबके हाथ ऐसे ऐसे हिल रहे हैं। अब मेरे पास ऑप्शंस ज्यादा है, मतलब जिसका हाथ पास में नजर है मैंने उसे अपनी बोल दी थी, उसने क्या किया, उसको अपने पास जो भी जिसका हाथ नजर है उसने उसको बोल दी थी। तो एक तरह से जो पाथवे हैं, जो रास्ते हैं वहां तक जाने के, वो बढ़ गए। तो अब क्या होगा, फुटबॉल पहले के मुकाबले जब सिर्फ एक एक बच्चा सामने खड़ा था, उसके मुकाबले ज्यादा आसानी से यहां से वहां तक पहुंच सकती है। तो एरिया बढ़ गया तो रुकावट क्या होगी, थोड़ी सी कम हो गई, ज्यादा आसानी से पहुंच पाएगा ये। ठीक है, ऐसे आयन की बात कर रहा था मैं कि अब क्या है, जैसे जितना एरिया बढ़ जाएगा, जितना एरिया बढ़ जाएगा उतने आयंस को भी क्या फ्लो करने के लिए रास्ते मिल जाएंगे ज्यादा। ठीक है, और अगर एरिया कम हो जाएगा तो उस क्या कहूं कि वॉल्यूम के टर्म में बात करूंगा मैं उसमें, 1 सेंटीमीटर क्यूब की टर्म में, जितनी वॉल्यूम ज्यादा होगी उतना उसके लिए यहां वहां से निकलना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा, और अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड तक वो आसानी से पहुंच पाएगा आयन। ठीक, तो देखिए ये बात मैंने समझाई थी आपको। तो अब ये रेजिस्टिविटी जो है इसकी डेफिनेशन की बात करता हूं। एक बात तो ध्यान रखना, जब भी केमिस्ट्री में आप स्पेसिफिक वर्ड देखो, इसका मतलब क्या, आपको चीजें फिक्स करके चलनी पड़ेगी। अभी मैंने जो ऊपर डेफिनेशन लिखी है उसमें मैंने फिक्स नहीं किया, बस पता सब्सटेंस, कितना सब्सटेंस, कैसा सब्सटेंस, कोई मतलब नहीं, बस सब्सटेंस। अब यहाँ पे क्या है, वो थोड़ा सा उसको स्पेसिफिक करता है कि मैं थोड़ा सा पर्टिकुलरली बताओ कि क्या बोलना चाह रहे हो, कितना आपको लेंथ, एरिया, क्या कुछ लेके चलना है। तो देखिए, एक है हमारे पास मेटलिक कंडक्टर और एक है हमारे पास इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर। मेटलिक कंडक्टर की केस में क्या है, नहीं कहता है एक सब्सटेंस है जिसकी लेंथ है 1 सेंटीमीटर, जिसका एरिया है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर लेंथ, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन रखने वाला जो ये सब्सटेंस है, इसमें इलेक्ट्रॉन को यहां से वहां जाने में जो रेजिस्टेंस, जो रुकावटें महसूस होंगी उसको बोलते हैं रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टेंस। इसकी बात करूंगा इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर की, तो इसमें क्या हो जाएगा, सब्सटेंस क्या मतलब हमारे पास जो इलेक्ट्रोलाइट है, हमारे पास यहां पर
ये कहता है 1 सेंटीमीटर क्यूब। ये जो वॉल्यूम है, इतनी वॉल्यूम में जो आयंस है उनको अपने से अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड तक पहुंचने के जो रुकावटें महसूस हो रही है, जो रुकावटें फेस करनी पड़ रही है, जो रेजिस्टेंस पैदा हो रहा है, उसी को बोलते हैं रेजिस्टिविटी। सॉरी, रेजिस्टिविटी इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। ठीक है, इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस। ठीक है जी। अब यहां से डेफिनेशन वगैरह क्या कुछ बन गई, मतलब डेफिनेशन तो इसकी आ गई हमारे पास। अब इसका फॉर्मूला क्या बना कि रो इज इक्वल्स टू R इंटू ए बाय एल, R इंटू ए बाय एल, ये बन गया। अच्छा, अब यहीं से एक बात तो ध्यान रखना, जब चीज स्पेसिफिक कर दी जाए, जैसे कि इसमें कर दी फिक्स, तो अब क्या है, ये बन जाती है इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी, भाई इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या, इंटेंसिव प्रॉपर्टी का मतलब है जो नेचर पर डिपेंड करे, स्वभाव पर डिपेंड करे, एक्सटेंट यानी कि अमाउंट पर डिपेंड ना करे। अब समझना इसका मतलब क्या है। रजिस्टेंस, मान लो एक बार मैं खड़ा हूं, मेरे हाथ में फुटबॉल है और मेरे ही जैसे बहुत सारे दूसरे बच्चे खड़े हुए हैं, मतलब दूसरे लोग खड़े हुए हैं, ठीक है। यहां पर एक दूसरा बच्चा बिल्कुल उसकी ही रिप्लिका खड़ी हुई है, बहुत सारे बिल्कुल उसके जैसे ही है। यहाँ पे तीसरी तरह के, चौथी तरह के, पांचवी तरह के, छठी तरह के, सातवीं, आठवीं, 10वीं। अब क्या हम सबको यहां से वहां तक फुटबॉल लेके जाने, एक दूसरे को पास करते हुए, पर हम सब क्योंकि अलग अलग है तो सबके हाथों का मूवमेंट क्या होगा, वाइब्रेटिंग करने क्या होंगे, अलग अलग होगी। हमारा उसके वो जो हाथ हिल रहा है उसमें फुटबॉल डालने की टेंडेंसी क्या होगी, सबकी अलग अलग होगी। तो अब यहां से वहां तक जब फिक्स कर दे कि सबको यहां से वहां तक डेडलाइन सबकी बराबर है, बराबर डिस्टेंस ट्रेवल करनी है, कौन जल्दी डाल पाएगा ये किस पे डिपेंड कर रहा है। संख्या तो फिक्स कर दी ना, 10 बच्चे इधर है, 10 बच्चे इधर, 10 इधर है, 10 हर जगह 10 10 है, अमाउंट फिक्स कर दी। अब यहां से वहां तक कौन ले पाएगा, वो किस पे डिपेंड करेगा कि उनके अंदर कौन सा विशेष गुण है जिसके बेस पर जल्दी से पास कर सकते हैं। तो नेचर पर डिपेंड करेगा आगे, ठीक है। 1 सेंटीमीटर क्यूब पानी लिया, 1 सेंटीमीटर क्यूब मान लो मैंने मस्टर्ड ऑयल ले लिया, सरसों का तेल, 1 सेंटीमीटर क्यूब गोले का तेल ले लिया। अब इसमें मैं किसी चीज को डाल रहा हूं तो वो चीज नीचे की तरफ जाएगी। और किस बात पर डिपेंड करेगी कि इनमें से किसी की विस्कोसिटी ज्यादा है, पहुंचना सबको ऊपर से लेके नीचे तक बराबर डिस्टेंस ट्रेवल करनी है। तो अब क्या होगा, अब उसके नेचर पर डिपेंड करेगा। तो ऐसे ही जो चीज नेचर पर डिपेंड करती है वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। ये भी किस पर डिपेंड करेगी, मान लो एक बार मैं कॉपर की वायर लूं, एक बार सिल्वर की वायर लूं, एक बार गोल्ड की वायर लूं, एक बार आयरन की वायर लूं, इन सभी में लेंथ और एरिया में फिक्स कर दो, यहां से यहां तक पहुंचाना भाई इलेक्ट्रॉन। किसका इलेक्ट्रॉन जल्दी पहुंचेगा वो डिपेंड करेगा कि इसका नेचर कैसा है, कहां पे इलेक्ट्रॉन जल्दी से पास हो पाएगा। तो वहां पे वो नेचर पर डिपेंड करता है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाती है। तो यहां से हमारे पास यूनिट क्या निकल के आई, इसके लिए तो आ गई ओम, ये था सेंटीमीटर स्क्वायर और ये था सेंटीमीटर, कट के क्या आ गया आपका सेंटीमीटर। तो यूनिट क्या बनी इसकी यूनिट बनी ओम सेंटीमीटर, ठीक है। तो ओम सेंटीमीटर जो है इसकी यूनिट है रेजिस्टिविटी की, ठीक है जी। अब अगली डेफिनेशन हमारे पास क्या है, ये स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी कप्पा से इसको शो करते हैं, कप्पा, ये कप्पा का सिंबल होता है। ये क्या होता है, तो कहता देखो बिल्कुल ठीक इसका उल्टा जाएगा। हमारे पास ये एक सब्सटेंस है, एक सेल है, इसका वॉल्यूम है 1 सेंटीमीटर क्यूब। इलेक्ट्रोड से मतलब ये जोड़ दिया बैटरी से इसको, ठीक है। इस 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम में हमने कोई इलेक्ट्रोलाइट डाला, उसके जितने भी आयंस बने होंगे, जरूरी नहीं कि उसके जितना हमने डाला सारा का सारा टूट जाए, हो सकता 50 मॉलिक्यूल टूटे और 100 टूटे, जितने भी आयंस टूटे हैं, इन आयंस के कारण जो कंडक्टेंस आएगी उसे बोला जाएगा स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। किसकी टर्म में, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर की टर्म में। और अगर मैं कहूं मेटलिक कंडक्टर की टर्म में, तो देखो ये वायर है 1 सेंटीमीटर लेंथ और 1 सेंटीमीटर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में से जो इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे वो क्या कहलाएंगे, मेटलिक कंडक्टर की स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, ठीक है। तो ये इसकी डेफिनेशन हो गई। मैं इसकी टर्म लिख देता हूं
ये हो गया जी, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है? जो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी होती है, बिल्कुल ठीक स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी क्या हो गई? उल्टी हो गई, है ना? तो यही चीज क्या होगी? पलट के लिख दोगे आप। तो यहां पे हमारे पास क्या आ जाएगा? L/A ऊपर हो जाएगा और यह 1/R हो जाएगा और यह हमारा सेल कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है जी। तो अब ये क्या हुआ हमारे पास? सॉरी ये कंडक्टिविटी में कप्पा हो जाएगा, तो मैं गलती से जी लिख दिया, ठीक है के। तो यहां से 1/R मतलब यहां से यूनिट क्या आ गया मेरे पास? ये ओम है ना, तो ऊपर जाएगा तो ओम इनवर्स, ठीक है जी, ओम इनवर्स। और ये क्या लेंथ होता है? सेंटीमीटर, ये होता है सेंटीमीटर स्क्वायर, कट के ऊपर क्या आएगा? सेंटीमीटर इनवर्स। तो ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, ये इसकी यूनिट हो गई। और L/A को क्या बोला जाता है? L/A होता है आपका सेल कांस्टेंट। ये क्या होता है? सेल कांस्टेंट। और अपॉन में क्या आ गया? रेजिस्टेंस। तो सेल कांस्टेंट अपॉन रेजिस्टेंस बन जाएगा इसका फॉर्मूला। अब इसी में मैं सेल कांस्टेंट, हालांकि मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं सेल कांस्टेंट को, पर फिर भी जब एक बार लिख ही रहे हम डेफिनेशन, तो दोबारा आपको बता देता हूं एक बार कि सेल कांस्टेंट क्या होता है। हमारे पास ये सेल है कोई, अब ये जो सेल है इसमें ये दो इलेक्ट्रोड है, इनके बीच जो डिस्टेंस है, इनके बीच जो डिस्टेंस है ना, कितने सेंटीमीटर। सेल्स वगैरह छोटे छोटे होते हैं, मीटर वगैरह में नहीं लेते हम लोग, ठीक है। ये और जो इलेक्ट्रोड आपने यूज की है, उस इलेक्ट्रोड का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, उनके रेशियो को बोला जाता है सेल कांस्टेंट। इट इज the ratio of the distance between oppositely charged electrodes and area of cross section of electrode, ठीक है, यानी Z इज इक्वल्स टू L/A। ये होता है सेल कांस्टेंट। अब मान लो एक इलेक्ट्रोड मोटी हो, एक पतली हो, ऐसे केस में क्या होगा? अगर एरिया अलग अलग हो, अगर इन केस ऑफ डिफरेंट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोड, तो ऐसे केस में क्या एरिया ले? तो कहता है ऐसे केस में क्या लो? कॉमन एरिया लो जो दोनों में आए, मतलब पतली इलेक्ट्रोड के बेस पे कॉमन एरिया लिया जाता है, ठीक है। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसके आगे चलते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे मोलर कंडक्टिविटी की। इसे रिप्रेजेंट किया जाता है इस तरह से, लैम्डा और उसके पैर में स्मॉल छोटे वाला m। होती क्या है ये? देखो, ये हमारे पास कोई सेल है, ठीक है, और ये इसमें इलेक्ट्रोड हो गई, एनोड कैथोड। इस तरह से अब क्या होगा? हमने इसमें इलेक्ट्रोलाइट भरा है। अब वो इलेक्ट्रोलाइट ये क्या कहता है कि जो इलेक्ट्रोलाइट होगा ये लेना है 1 मोल। 1 मोल, जैसे मान लो मैं इधर बात करता हूं ZnSO4 की, ठीक है, मैंने क्या किया? ZnSO4 की बात की है यहाँ पे, एक्वस ZnSO4। तो ये जो ZnSO4 है, मैंने जब इसमें डाला तो टूटेगा Zn2+ और SO4 2-, इस तरह से टूटना स्टार्ट होगा। तो कहता है अगर हम 1 मोल ZnSO4 लेते हैं, ठीक है, अब इसमें जो ये ZnSO4 टूटेगा Zn2+ और SO4 2- में। अब ये कोई जरूरी नहीं है
कि ये 100% Zn2 प्लस और SO4 2 माइनस से टूटे। हो सकता है 1 मोल में से आधा मोल टूटे, 70% टूटे, 30% टूटे, इस तरह से। ठीक है, तो होता है 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट जब लिया जाता है तो इससे जो आयंस प्रोड्यूस होते हैं उन सभी आयंस की जो कंडक्टेंस होती है उसे बोलते हैं मोलर कंडक्टिविटी। तो क्या हो गया ये, ठीक है। अब फॉर्मूला क्या होगा इसका, इसका फॉर्मूला होता है ये स्पेसिफिक कंडक्टिविटी इनटू वॉल्यूम। समझना जरा इस बात को, समझना। जैसे मान लो ये 1 सेंटीमीटर क्यूब है। 1 सेंटीमीटर क्यूब में जितने आयंस आते हैं, है ना, उनके कारण जो कंडक्टेंस होती है उसे स्पेसिफिक कंडक्टिविटी बोलते हैं। अब ये तो जरूर नहीं ना कि ये 1 सेंटीमीटर क्यूब का ही हो, मान लो ये 10 सेंटीमीटर क्यूब का है, तो जो 1 सेंटीमीटर क्यूब में आयन के कारण जो कंडक्टेंस है उसको वॉल्यूम मतलब 10 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा, आपकी मोलर कंडक्टिविटी आ जाएगी। भाई इतने में इसके 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट के हमने मॉलिक्यूल डाले हुए थे, उनसे जो आयन प्रोड्यूस हुए उनके कारण ये कंडक्टेंस आ रही है। पर खेल क्या है इसमें, आपको शायद ही कभी इनके न्यूमेरिकल में वॉल्यूम दी जाए। वो क्या करेगा, वो इसको मोलरिटी की टर्म में देगा। यहां पे मोलरिटी की टर्म में, हाँ जी मोलरिटी की टर्म में। और क्या रिलेशन होता है वॉल्यूम और मोलरिटी का, तो हमें पता है मोलरिटी और वॉल्यूम एक दूसरे से अपोजिट जाते हैं, ऐसे। क्योंकि आप मोलरिटी का जब फॉर्मूला लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, डबल N2 आप लिखते हैं ना, N2 डिवाइड बाय V। इसे केजी में कन्वर्ट करना होगा, 1000 से आप इसको क्या कर देते हैं, डिवाइड भी कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरह वॉल्यूम और ये क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गए ना। तो मोलरिटी का मतलब क्या होता है, मोलरिटी का मतलब होता है मोल्स पर लीटर, मोल्स पर लीटर। ये है 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने नंबर ऑफ मोल्स हमारे इलेक्ट्रोलाइट के हैं या एसिड के या बेस के, जो भी हमारे पास क्वेश्चन हो तो उस हिसाब से। ठीक है, शुगर, यूरिया, सॉल्यूशन डिपेंड करता है कौन सी यूनिट की हम बात कर रहे हैं। देखिए सॉरी कौन सा था इसमें, ठीक है। तो अब यहां पे थोड़ा समझते हैं, इस टर्म को समझते थोड़ा ढंग से। मैं यहां पे लिख सकता हूं कि हमारे पास हमें देखना है 1 मोल के अंदर, ठीक है, तो m कोई नंबर है, m मोल्स, ठीक है, m मोल्स जो हैं, m मोल्स, बल्कि m से कंफ्यूज हो जाओगे, मैं इसको n कर देता हूं, n मोल्स moles of electrolyte are present in 1000 centimeter cube of volume। ठीक है, तो 1 मोल, तो डेफिनेशन में क्या 1 मोल की बात कर रहे हैं, 1 मोल कितने में होंगे, तो यहां पे आएगा 1000 डिवाइड बाय m मोल्स, इतने सेंटीमीटर क्यूब में आ जाएंगे। ठीक है, तो अब क्या है हमारे पास, अब हमारे पास क्या ये नंबर आ गया। तो अब मैं जो वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम, उस वॉल्यूम की जगह पे ये पुट करूंगा। ठीक है, कि इतनी वॉल्यूम में इतने मोल्स। ठीक, अब देखिए जब मैं इसको यहां पुट करूंगा तो मेरे पास फॉर्मूला क्या बन जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा लैम्डा m इज इक्वल्स टू k इनटू 1000 डिवाइड बाय वॉल्यूम। और ये जो हिस्सा है, ये जो हिस्सा है, यूनिट क्या आएगी इसकी, देखो ये ऊपर क्या था सेंटीमीटर क्यूब और नीचे ये क्या थे मोल्स। तो यहां पे अगर मैं देखता हूं, सॉरी मैंने गलती से भी लिख दिया, m आएगा यहां पे, m। तो यहां पे मेरे को क्या मिला, मुझे मिला, अगर मैं इस पूरे की बात करूं, ठीक है, तो ये बना आपका मोल पर सेंटीमीटर क्यूब, मोल पर सेंटीमीटर क्यूब। और k की यूनिट क्या आती है स्पेसिफिक कंडक्टिविटी की, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। अब जब मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगा तो ये ऊपर जाके क्या बन जाएगा, मोल इनवर्स सेंटीमीटर
क्यूब तो ऊपर ही रहेगा, सॉरी एक मिनट रुकिए, मैं अब यूनिट्स की बात करता हूं। तो यहां पे ओम इनवर्स आ गया, सेंटीमीटर इनवर्स आ गया, ये हिस्सा ऊपर है, इनटू सेंटीमीटर क्यूब ऊपर है, और डिवाइड बाय क्या है, मोल्स। तो अब जो कैंसिल होता है उसे कैंसिल करो, इस सेंटीमीटर इनवर्स से 2 पे चला जाएगा। अब मेरे पास यूनिट क्या आएगी, मेरे पास आएगी यूनिट ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ये और ओम इनवर्स को क्या बोलते हैं, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो ये इसकी यूनिट होती है, ठीक है। तो इसकी यूनिट होती है वो क्या है, या इसी को उल्टा करके बोलते हैं हम लोग, ये या ओम को उल्टा करते ना, ओ एच एम को एम एच ओ मोह बन जाता है, ये भी होता है एक। या ये इसकी यूनिट्स होती है, ठीक है। तो ये जो बात है, ये बात है आपकी मोलर कंडक्टिविटी की, ठीक है जी। अब एक होती है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। ये क्या है, अब यहां पे तो एक तरह से वन मोल का मतलब क्या है, वन मोल का मतलब समझना जरा। वन मोल का मतलब ये है कि जितना भी हमारे सॉल्ट का मॉलिक्यूलर मास आएगा, जैसे ZnSO4 का मॉलिक्यूलर मास कितना आता है 161, तो 161 ग्राम ZnSO4 लिया था आपने, वो इसके अंदर डाल दिया था। उस 160 ग्राम ZnSO4 में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स थे ZnSO4 के, वन मोल में कितने होते हैं 6.022 इंटू 10 की पावर 23, इतने मॉलिक्यूल्स थे इसके। अब उनमें से जितने भी टूटे, जितने भी आयंस की फॉर्म में जा सके, उनकी कंडक्टेंस जो थी वो थी मोलर कंडक्टिविटी। अब ये क्या कहता है, अब इसका मोलर मास मत लो, ठीक है। अब क्या लेना है, इसका इक्विवेलेंट वेट लेना है। अब इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, फैराडे सेकंड लॉ में हम लोग पढ़ चुके हैं, है ना, फैराडे सेकंड लॉ पढ़ चुके हैं। और वैसे फॉर्मूला क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय एन फैक्टर। और क्योंकि सॉल्ट की बात है, सॉल्ट में एन फैक्टर क्या होता है, कटायन पर टोटल कितना चार्ज है, अनायन पर टोटल कितना चार्ज है। जैसे कि ZnSO4 है, टूटेगा तो कैसे टूटेगा, Zn2 प्लस और SO4 2 माइनस। तो चाहे तो कटायन की बात करो चाहे अनायन की, चार्ज कितना है 2, -2 नहीं, ये साइन भूल जाएगा, वो तो नेचर होता खाली इनका 2। तो एन फैक्टर क्या होगा, जो भी इसका मोलर मास है डिवाइड बाय क्या कर दो 2, वो क्या आएगा, उसका इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा। अगर ये होता आपका इस तरह से कुछ Al2 का था, Al2 SO4 का थ्राइस, तो जो भी इसका मॉलिक्यूलर मास आता उसे 6 से डिवाइड करते। क्यों, ये टूटेगा कैसे, 2Al3 प्लस प्लस 3SO4 2 माइनस। तो चाहे तो कटायन की बात करो चाहे अनायन, कटायन में टोटल कितना चार्ज है 2 है ना, कटायन टोटल चार्ज कितना होगा 6, अनायन में टोटल चार्ज कितना होगा 6। तो ऐसे में जो इसका मॉलिक्यूलर मास आप निकालेंगे उसको 6 से डिवाइड करेंगे, वो इसका इक्विवेलेंट वेट आएगा, ठीक है। तो अब चलते हैं इक्विवेलेंट वेट की तरफ। ये क्या होता है, ठीक है। अब इक्विवेलेंट का मतलब आपको समझ में आ चुका है। ZnSO4 केस में क्या होगा 161 डिवाइड बाय 2 यानी कि 80.5 इतना ग्राम अगर मैं क्या लेता हूं ZnSO4, उसको डाल देता हूं इधर सेल में, तो अब उससे जितने आयंस प्रोड्यूस होंगे, जितने भी आयंस उससे प्रोड्यूस होंगे, उन सबकी जो कंडक्टेंस होगी वो क्या कहलाएगी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी कहलाएगी। ऑल द आयंस प्रोड्यूस्ड बाय, अब यहां ऑल द आयंस का मतलब कितना है, ये नहीं कह रहा है कि सारे के सारे इसके जो आयंस होंगे, मतलब 3.011 इंटू 10⁻23 इतने मॉलिक्यूल्स लेकर चल रहे हो, मॉलिक्यूल्स हाफ मोल हो गया ना एक तरह से। हाफ मोल मतलब क्या, जो 1 मोल में जितने मॉलिक्यूल आते हैं उसका आधा हो गया, ठीक है। तो इतने मॉलिक्यूल्स जो है उनसे जितना भी आयन बन पाएगा, जितना भी आयन बन पाएगा, उनके कारण जो कंडक्टेंस आएगी उसे बोलते हैं उसकी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला भी क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है स्पेसिफिक कंडक्टिविटी इनटू में वॉल्यूम, सेम वही रहेगा।
पर यहां पे फर्क क्या है, यहां पर जो वॉल्यूम है ना ये मोल पर लीटर की टर्म में नहीं है, ठीक है, ये क्या इक्विवेलेंट की टर्म में आएगा। तो यहां पे क्या होगा, ये जो है ये किस टर्म में आएगा, जैसे मान लो नॉर्मल वाला जो कोई केस होता है, नॉर्मलिटी वाला केस वो रहेगा इसके अंदर, इसमें m मोल्स थे, इसमें क्या लिखूंगा m डिवाइड बाय n फैक्टर, इसी में क्या बोलूंगा n, इसी में क्या बोल सकता हूं n, क्या नंबर आएगा इसको डिवाइड करके n मान लिया मैंने, ठीक है। तो n मोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कितने परसेंट है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब में प्रेजेंट है, तो एक मोल कितने में होगा, बल्कि मोल ना लिख के इसको इक्विवेलेंट लिखूंगा, देखो ग्राम इक्विवेलेंट वेट होता है ना फिर वहां पे, तो n 1000 डिवाइड बाय n, अभी n क्या है, n है आपका जो मोलर मास होता है उसको n फैक्टर से डिवाइड करने के बाद जो नंबर आता है। अब इस नंबर को मैं कहां पुट करूंगा, वॉल्यूम की जगह पुट करूंगा, यूनिट क्या रहेगी इसकी, नॉर्मल रहेगी यहां पे या इक्विवेलेंट कह लो, ठीक है। और यहां पे क्या रहेगा आपका सेंटीमीटर क्यूब, ये इक्विवेलेंट वेट हो गया ना आपका। तो यहां पे आपका अब जो फॉर्मूला है ये बन जाएगा लैम्बडा EQ इज इक्वल्स टू कप्पा इनटू, ये आ जाएगा आपका 1000 डिवाइड बाय n। अब इस यूनिट की बात करते हैं, ये क्या था आपका ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, ये क्या आपका इक्विवेलेंट, और ये क्या था सेंटीमीटर क्यूब, तो इक्विवेलेंट और ऊपर है आपका सेंटीमीटर क्यूब, तो सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर जो इनवर्स है यहां पे सेंटीमीटर का 2 बचेगा, इक्विवेलेंट इनवर्स ऊपर आ जाएगा, तो यूनिट क्या आएगी ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स, या साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स, या साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर, या ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एक बात आती है कि भाई एक बात बताओ, ये जब ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा ये इसमें भी आ रहा है और ये इसमें भी आ रहा है, हमें कैसे पता चलेगा ये इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की बात कर रहा है कि मोलर कंडक्टिविटी की, क्योंकि अगर ऐसे लिखा होता मोल इनवर्स समझ में आ जाता कि भाई मोलर कंडक्टिविटी की बात कर रहे हैं, यहाँ पे इक्विवेलेंट इनवर्स लिखा होता समझ में आता इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की बात कर रहे हैं, पर यहाँ पे तो साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर लिख के छोड़ दिया। अब ये इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की टर्म में बोला है कि मोलर कंडक्टिविटी की टर्म में, तो न्यूमेरिकल जब आप करेंगे ना तो जो कंसंट्रेशन अगर आपको मोलर में दे रखी हो कैपिटल M में, तो मतलब इसने बात की है मोलर कंडक्टिविटी की, और अगर कंसंट्रेशन दे रखी है नॉर्मल कैपिटल N वाली टर्म में 0.1 नॉर्मल या 1/10 नॉर्मल इस तरह से, तो मतलब वो बात कर रहा है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर आगे चलते हैं। तो देखिए क्या कुछ हमने अभी निकाला है कि जो मोलर कंडक्टिविटी है उसका फॉर्मूला है कप्पा इंटू 1000 डिवाइड बाय मोलरिटी, और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी जो है उसका फॉर्मूला है कप्पा इंटू 1000 डिवाइड बाय नॉर्मलिटी, ठीक है। नॉर्मलिटी में क्या लेकर चलते हैं, इसमें रहते हैं इक्विमोल्स, तो इसमें रहते हैं मोल्स, ठीक है। ये सेंटीमीटर क्यूब था कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब में आए थे, और इसकी यूनिट थी आपकी ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। अगर आपको यूनिट्स के साथ खेलना आता है तो न्यूमेरिकल्स कुछ नहीं, बिल्कुल चुटकियों का काम है, और अगर आप यूनिट्स को सेकेंडरी करके सिर्फ फॉर्मूले पढ़ के जा रहे हो तो न्यूमेरिकल नहीं निकलेगा। कई बार आप लोगों से गलती होती है, आप लोग सोचते हैं न्यूमेरिकल पोर्शन में फॉर्मूले याद कर जाओ अपने निकल जाएगा, फिर जब फॉर्मूले आप अच्छी तरह याद करके जाते हो आप पता नहीं चलता कौन सा फॉर्मूला लगेगा, तो वहां पे दिक्कत यूं इसलिए आती है क्योंकि आप कभी यूनिट पे ध्यान नहीं देते हो कि कैसे कैसे इसमें यूनिट कन्वर्जन होगा, और इसका मतलब क्या होता है कि इस तरफ की यूनिट और इस तरफ की यूनिट क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। और जब न्यूमेरिकल पोर्शन में बात करेंगे तब थोड़ा देखेंगे उस चीज को भी। अब हम बात करते हैं रिलेशन बिटवीन मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, कि भाई इन दोनों में रिलेशन क्या होता है। तो देखिए मोलर कंडक्टिविटी डिवाइड बाय इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी कर देते हैं, कप्पा इंटू 1000 डिवाइड बाय मोलरिटी डिवाइड बाय कप्पा इंटू 1000 डिवाइड बाय नॉर्मलिटी। जो कैंसिल होता है काट दो, ये कट गया,
क्या आ गया मेरे पास? मेरे पास आया 1 डिवाइड बाय m डिवाइड बाय 1 डिवाइड बाय n, तो यहां से क्या आ गया? n डिवाइड बाय m। तो क्या आया? लैम्डा m डिवाइड बाय लैम्डा इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू n डिवाइड बाय m। अब n को m वाली टर्म में लिख देते हैं। मतलब क्या है कहने का? देखो, नॉर्मलिटी और मोलरिटी में रिलेशन क्या होता है? जो नॉर्मलिटी होती है वो किसके बराबर होती है? मतलब मोलरिटी को डिवाइड कर दो n फैक्टर से। देखो, एक मिनट रुकना, मैं समझाता हूं थोड़ा बेटर तरीके से कि कैसे है ये। मोलरिटी इज इक्वल्स टू n2 भी नहीं बल्कि W2 लिखो, W2 अपॉन M2 इंटू 1000 डिवाइड बाय V। ठीक है, नॉर्मलिटी में क्या करते हैं? W2 अपॉन M2 डिवाइड बाय n फैक्टर इंटू 1000 डिवाइड बाय V। अब इस चीज को समझना, आप जो ये हिस्सा है ये तो इन दोनों में सेम है। सारा खेल किस चीज का? इसका है। n फैक्टर क्या होगा? 1 2 3 4। मतलब ये जो नंबर आएगा ना, ये जो नंबर आप देख रहे हो, जो भी आपका मोलर मास होगा उसे कम से कम 1 से डिवाइड करना पड़ेगा, या 2 3 4 5। तो जितने से आप डिवाइड करोगे तो जो डिनोमिनेटर है, ये डिनोमिनेटर इस ऊपर वाले के मुकाबले या तो बराबर रहेगा कि ये भी m2 हो ये भी m2, अगर ये 1 n फैक्टर तो m2 आ गया, या फिर अगर 2 3 कुछ और भी आएगा तो नॉर्मलिटी वाले में डिनोमिनेटर क्या आएगा? छोटा हो जाएगा ना ऊपर वाले के मुकाबले। और डिनोमिनेटर छोटा हो गया तो नॉर्मलिटी की वैल्यू क्या आनी चाहिए? लार्जर आनी चाहिए इसके मुकाबले, है ना? उस केस में क्या आएगा? लार्जर वैल्यू आएगी। तो नॉर्मलिटी बड़ी है और मोलरिटी छोटी है, समझो, ठीक है? मतलब मान लो कि एक तरफ क्या है 5 और एक तरफ क्या है x, सॉरी, एक तरफ 5 और एक तरफ क्या है 2.5। ये कहता है इनको इक्वल करना है तो कितने से मल्टीप्लाई करूं? ये जो मल्टीप्लाई कर रहा हूं ना जितने से, उसी को बोलते हैं n फैक्टर। जैसे इसको 2 से मल्टीप्लाई करो तो ये होगा, ठीक है? ऐसे ही मुझे इतना पता चल चुका भाई नॉर्मलिटी बड़ी आएगी, तो नॉर्मलिटी बड़ी है तो मोलरिटी को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किसके साथ? ऐसे नंबर के साथ कि उससे मल्टीप्लाई होकर इसके बराबर आ जाए। वो नंबर क्या था? n फैक्टर। क्योंकि अगर इससे डिवाइड नहीं करते तो दोनों डिनोमिनेटर बराबर रहते ना, हमारे दोनों डिनोमिनेटर बराबर रहते, तो यहां पे क्या आ गया? n फैक्टर आ गया, n फैक्टर। तो मैं क्या लिख सकता हूं? अब मैं लिख सकता हूं, जहां मेरे पास नॉर्मलिटी है वहां लिख सकता हूं मैं n फैक्टर इंटू मोलरिटी, n फैक्टर इंटू मोलरिटी डिवाइड बाय m। ये हमारे पास यहां पर है, इसको सोल्व कर देते हैं। मैं सब m से m कट गया, मेरे पास क्या आ गया कि मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल्स टू n फैक्टर इंटू नॉर्मल सॉरी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। ये हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है? तो इसके बाद क्या है, हम लोग न्यूमेरिकल जो पोर्शन है उसको स्टार्ट कर देंगे इसका। तो स्टूडेंट्स, आप चाहे तो इसको 2-3 बार रिपीट करके देख सकते हो, क्योंकि इसके बेस पर न्यूमेरिकल होंगे। मैं फिर इन टर्म्स को बार बार रिपीट नहीं करूंगा, सीधे फॉर्मूले जो होंगे वो लिख के यूनिट लिख के हम न्यूमेरिकल स्टार्ट कर देंगे इसके। तो जितना हो सकता है आप अपने लेवल पर प्रैक्टिस करते रहिए। कोई डाउट आता है तो उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। जितना हो अपने टीचर्स का सम्मान कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक फिजिकली, मेंटली और स्पिरिचुअली तगड़े होने पर ध्यान दीजिए। जय हिंद।